स्टार्ट नाउ। आज हम पढ़ेंगे भोजन के घटक। क्लास 6 का है ये चैप्टर 1 भोजन के घटक। पिछली कक्षाओं में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। पिछली कक्षाओं में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैगन का भरता हो सकता है तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अपम, मछली तथा सब्जियां हो सकती है। दाल या मांस का कोई व्यंजन नहीं हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल हो सकते हैं। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 1.1 में दिए गए हैं। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा इस सारणी को पूरा कीजिए। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हो तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। अगर हम कहीं जाते हैं तो हमें रास्ता में जो उपलब्ध होता है हम वही खा लेते हैं। हमें से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सकें। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई न कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? 1.1 आइए पढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है? आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या हैं? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। आइए हम इन परीक्षणों को सारणी 1.2 में लिखें। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ परखनलियों तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त परीक्षणों को सारणी 1.2 में दर्शाए गए तरीकों से लिख सकते हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। अगर आप परीक्षण कर रहे हैं तो किसी भी खाद्य पदार्थ को न खाएं। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार करा सकते हैं। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। आयोडीन का विभिन्न क्षेत्रों में राज्य के कुछ सामान्य भोजन देखो। क्षेत्र पंजाब में क्या खाया जाता है? मक्के की रोटी और दाल, मांस, राजमा। सब्जी में सरसों का साग। अन्य व्यंजन है दही घी। आंध्र प्रदेश में चावल खाया जाता है। व्यंजन सब और दाल, मांस में क्या खाता है? अरहर की दाल तथा रसम चारू। और सब्जियां में कुंदरू खाया जाता है और अन्य व्यंजन मट्ठा, घी, अचार। इसी तरह आप अपने क्षेत्र मध्य प्रदेश का भी बना सकते हैं या किसी भी राज्य से। तो आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परख नली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिला दीजिए। कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। क्रियाकलाप 2 देखिए। मंड के लिए परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदे डालिए। चित्र 1.1 खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। क्या यह नीला या काला हो गया है? यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाता है। इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि किसमें मंड है।
अपने परीक्षणों को सारणी 1.2 में लिखिए। प्रोटीन के लिए परीक्षण। प्रोटीन के प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसमें चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। चित्र अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। आपने क्या देखा? क्या परख नली का पदार्थ बैगनी रंग का हो गया है? बैगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। वसा के लिए परीक्षण देखो। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसमें एक कागज के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। ध्यान रखें कागज फट ना जाए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यान पूर्वक देखिए, क्या इस पर तेल के धब्बे हैं? कागज को किसी प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा न रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं? क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित हैं जिनका आपने परीक्षण किया? क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया है जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित न हो? हमने तीन पोषकों देखो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है? विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? अब हम यह जानेंगे। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत देखिए, गेहूं, चावल, बाजरा, पपीता, तरबूज, आम, मक्का इत्यादि। वसा के कुछ स्रोत, पादप स्रोत और जंतु स्रोत। पादप स्रोत वे होते हैं जो हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं। जंतु स्रोत होते हैं जो हमें जानवरों से मिलते हैं या अन्य जीवों से मिलते हैं। जैसे ये जंतु स्रोत कौन हो गए? ये हो गया मछली, अंडे जंतु स्रोत हो गए, और दूध, घी, मक्खन इत्यादि जंतु स्रोत। पादप स्रोत में देखिए आप क्या आते हैं? तिल, गिरी, मूंगफली, सरसों का तेल, ये किस में आते हैं? पादप स्रोत में। चना, मूंग, तुअर दाल, राजमा, मटर, सोयाबीन, पपीता, गाजर, आम, गेहूं, चावल। देखो, विटामिन ए के स्रोत कौन कौन से हैं? गाजर है, गाजर खाने से विटामिन ए मिलता है। और पपीता, दूध, मछली का तेल, आम विटामिन ए के स्रोत हैं। और विटामिन बी के स्रोत हैं चावल, गेहूं, यकृत, विटामिन बी के स्रोत हैं। विटामिन सी के कुछ स्रोत हैं, आंवला, नींबू, मिर्च, अमरूद, संतरा, टमाटर। विटामिन डी के कुछ स्रोत देखिए, विटामिन सी के कुछ स्रोत हैं, मछली, अंडे, दूध, मक्खन, यकृत। ये किसके विटामिन डी के स्रोत? प्रोटीन के कुछ स्रोत, पादप स्रोत, जंतु स्रोत हमने देखा। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। देखो, प्रोटीन की आवश्यकता हमें क्यों रहती है? प्रोटीन से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, तो हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारे शरीर की रक्षा करते हैं रोगों से। विटामिन हमारी आंख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन बी का कहते हैं कॉम्प्लेक्स। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों
की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र 1.6 से चित्र 1.9 में दिखाए गए हैं। आयोडीन के कुछ स्रोत पालक, अदरक, फास्फोरस के कुछ स्रोत दूध, केला, गेहूं, मिर्च। लोह के कुछ स्रोत, लोह के कैल्शियम के कुछ स्रोत देखो लोह के क्या है, पालक, सेब, ये लोह यकृत और ये क्या है, लोह के स्रोत हैं। कैल्शियम के कुछ स्रोत अंडे, दूध, कुछ खनिज लवणों के स्रोत। हमारे शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। देखो सूर्य के प्रकाश में क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोतों को चित्र 1.10 में दर्शाया गया है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। आपने भी सारणी 1.2 में प्रेक्षणों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के कुछ मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जल जो है पानी भोजन को क्या करता है, उपस्थित जो भी पोषकों को अवशोषित करता है, फिर उसको हमारे शरीर में सहायता प्रदान करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। क्रियाकलाप 3, एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल लें, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती? हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। संतुलित आहार 1.3 संतुलित आहार। अब संतुलित आहार क्या होता है, देखिए सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। जो हमें दिन भर में जो भी कोई भी चीज खाते हैं उसे हम आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। क्या आप समझते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारे खाना पीना वो हमारी उम्र पर निर्भर करता है कि किस उम्र में कौन सा चीज़ खाना चाहिए, किस उम्र में कौन सा चीज़ नहीं खाना चाहिए, और हम कौन सा काम करते हैं, काम के हिसाब से हमें अपना भोजन डाइट संचालन करना चाहिए? ऐसा आपको लगता है? तो हाँ, निर्भर करता है। एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं, मतलब एक सप्ताह में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए, उसका एक चार्ट मेन्यू तैयार करिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना, किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके
पोषक तत्व नष्ट न हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक नष्ट हो जाते हैं? पिछला छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। ये देखो, पहली यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या जंतुओं के भोजन में भी ये सभी अवयव होते हैं और क्या उन्हें भी संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है? जी हाँ, जंतुओं मतलब जानवरों को भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। देखो, हम जब चावल बनाते हैं तो उसमें अत्यधिक पानी डाल देते हैं, तो फिर उसको पानी को निकालते हैं कि ज़्यादा गीला ना हो जाए चावल, इसलिए तो उसमें अगर पानी हम निकाल देते हैं तो क्या होता है, उसमें प्रोटीन चला जाता है, जो भी खनिज लवण होते हैं। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। अगर हम किसी सब्जी को ज़्यादा पका दें तो उसमें से विटामिन सी जो रहता है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें अपने भोजन में खाते समय हम कच्चा फल और सब्जी खाएं? बूझों ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीजें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसा युक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसा युक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। अगर हम ज़्यादा वसा खाएं, तेल वाली चीज़ें, तेल से फ्राई वाली चीज़ खाएं तो क्या हो जाएंगे? मोटे हो जाएंगे, मोटापे बढ़ेगा। 8.4 अभावजन्य रोग। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। जो हमारे शरीर में जो किसी पोषक तत्वों की मतलब कमी से कुछ बीमारी हो जाता है तो उससे हम अभावजन्य रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? अभावजन्य रोग कहते हैं, जिससे हमारे कुछ शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जैसे विटामिन सी, विटामिन डी या कार्बोहाइड्रेट की कमी। तो ये कौन से रोग हैं? अभावजन्य रोग हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा। वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती है। इनमें से कुछ 1.3 में दर्शाए गए हैं। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। अगर किसी पोषक तत्वों की कमी को पूरा करना है तो हमें संतुलित आहार लेने की आवश्यकता है। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। चलिए देख लेते हैं। विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले रोग। विटामिन ए। विटामिन अभावजन्य रोग कौन सा होता है? विटामिन ए की कमी से छीड़ता, दृष्टिहीनता, मतलब हमें चिड़चिड़ापन हो जाता है, दृष्टिहीनता यानी कम दिखाई देता है, विटामिन आंखों की प्रॉब्लम होता है विटामिन ए की कमी से। देखो, कमजोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, मतलब जब अंधेरा रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना, ये चीज है विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से देखो क्या, विटामिन बी1 क्या बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? पेशियां, जो हमारी नसें हैं वो क्या हो जाती है? दुर्बल हो जाती है। दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी, मतलब काम करने में मन नहीं लगता, हमें आलसी कम लगता है, इसी कारण से विटामिन बी की कमी के कारण से। विटामिन सी स्कर्वी। विटामिन सी स्कर्वी, देखिए स्कर्वी किसके कारण होता है? मसूड़ों से खून निकलना। विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है और इसका लक्षण क्या है? मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना। मसूड़ों में खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना। अब विटामिन डी की कमी से देखो रिफ्लेक्स होता है। रिफ्लेक्स आदित्य बच्चों में होता है। अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। रिफ्लेक्स किसमें होता है? बच्चों जैसे हड्डी मुड़ जाता है और हड्डी अलग अलग आकार बन जाता है, जैसे
सीधा पैर ना होना, टेढ़ा हो जाना, किसी का उंगली टेढ़ा हो जाना, किसी का पैर टेढ़ा हो जाना, ये किसी रिकेट्स के कारण होता है। रिकेट्स के कारण होता है अस्थियों का मुलायम होकर मिल जाना, मतलब हड्डियों का मिल जाना, मुलायम का हड्डी मिल जाती है, किसी कारण होता है विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है। अब कैल्शियम देखिए, कैल्शियम अस्थियां और दंत क्षय, कौन सा रोग होता है? अस्थियां और दंत क्षय। अस्थियां यानी जो हड्डी, अस्थियां यानी जो हड्डी कमजोर हो जाती है, अस्थियां तो क्या